Hi guys, I'm Ishika from Futurism Academy. Today we are going to discuss part 2 on important MCQ on Hindu Marriage Act, which will definitely help in your exam and help you to understand Hindu Marriage Act with more details. So let's discuss. So the first question is right to divorce क्या है? एक right in stricto sensu है, यानी ऐसा right जो अपने strict senses में लेते हो विथ फुल सेंसेस एंड स्ट्रिक्टली आप उस राइट को लेते हो, या फिर एक लिबर्टी दी गई है आपको ऑप्शन बी में. ऑप्शन सी, क्या आपके पास ये राइट टू डिवोर्स एक पावर है, या फिर ऑप्शन डी, या फिर आपको एक प्रिविलेज दिया हुआ है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. राइट टू डिवोर्स आपका एक राइट इन स्ट्रिक्टो सेंस है, ऐसा राइट जो आप अपने पूरे स्ट्रिक्ट सेंसेस में लेते हो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी. हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी को हम इसमें समझेंगे. सो क्या क्वेश्चन है, हिंदू रिलीजियस एफिलिएशन. हिंदू कोई पर्सन हिंदू कब कहलाएगा? ऑप्शन ए, जब उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हो. ऑप्शन बी, जब उसका खाली एक ही पेरेंट हिंदू हो और दूसरा जो है उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू रिलीजन के हिसाब से हुई हुई हो. या फिर ऑप्शन सी, आइदर ए और बी. ऑप्शन डी, ओनली ए नॉट बी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कोई पर्सन हिंदू कब कहलाएगा? जब उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू रिलीजन के हिसाब से हुई हो. ठीक है, जब उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हो. कोई पर्सन भी है, इसके दोनों पेरेंट्स पहले से हिंदू है, तो तभी वो पर्सन जो चाइल्ड होगा वो हिंदू कहलाएगा. ठीक है, या फिर खाली उसका एक ही पेरेंट हिंदू हो और जो दूसरा है वो कन्वर्ट हो गया हो हिंदू रिलीजन में, उसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल हिंदू कल्चर के हिसाब से ही हो. ठीक है, तब भी वो पर्सन हिंदू कहलाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next, understanding the Hindu Marriage Act. Which section of the Hindu Marriage Act 1955 stipulate that no petition for divorce can be presented within 1 year? किस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी मैरिज को डिसॉल्व करवाने की पिटीशन को नहीं लेके आएगा जब तक उनकी शादी को 1 साल ना हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 13 में दे रखा है, 14 में दे रखा है, 12 में दे रखा है, 17 में दे रखा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी में ये बोला गया है, ऑप्शन बी में ये कहा गया है कि जब तक आपकी शादी को 1 साल नहीं हो जाता आप डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में नहीं ला सकते. बट इसकी कुछ आपको एक्सेप्शन भी दे रखी है. क्या है वो एक्सेप्शंस? अगर आपको बहुत एक्सट्रीमली हार्डशिप हो रही है, यानी आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है रेस्पोंडेंट के साथ रहना, तो आप पिटीशन ला सकते हो. शादी आपकी 1 साल नहीं हुआ आपकी शादी को, फिर भी आप पिटीशन ला सकते हो. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो रही है, आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया रिस्पोंडेंट के साथ रहना, ठीक है, तो आप पिटीशन ला सकते हो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. किस सेक्शन में, हिंदू मैरिज एक्ट के किस सेक्शन में आपकी इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में बात करिए? ऑप्शन ए जजमेंट लॉ, ऑप्शन बी सेक्शन 13, ऑप्शन सी सेक्शन 12, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. तो किस सेक्शन में बोला है? ये आपका किसी भी सेक्शन में नहीं बात करी गई है. ये ग्राउंड कोर्ट ने खुद बनाया डाइवोर्स का. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. जजमेंट मेड लॉ. कोर्ट की जजमेंट ने ही ये आपका लॉ बना दिया गया है. कोर्ट की जजमेंट ने ही आपका ये डाइवोर्स का ग्राउंड बना दिया है. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का शादी का बुरी तरीके से टूट जाना, यानी जब आप कोर्ट में फर्स्ट पिटीशन लेके आते हो. ठीक है, फर्स्ट पिटीशन जब आप कोर्ट में लेके आते हो अपनी शादी को डिसॉल्व करवाने के लिए, डाइवोर्स के लिए, उसके बाद कोर्ट जो है वो केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए 6 महीने का दोनों पार्टीज को टाइम देता है ताकि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ रहे. क्या पता उनका डिसीजन थोड़ा चेंज हो जाए. 6 महीने का टाइम देता है. उसके बाद ही आपकी सेकेंड पिटीशन कोर्ट मांगता है. ठीक है, बट इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में ये 6 महीने का टाइम पीरियड कोर्ट जो है वो रिमूव कर देती है. ठीक है, इसमें आपको वो 6 महीने का टाइम भी नहीं देती. जब कोर्ट को लगता है कि नहीं 6 महीने में जो है पिटीशन को और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, तो कोर्ट जो है, जब कोर्ट को लगता है कि डेंजर होगा पिटीशन का, रिस्पोंडेंट के साथ रहने में बहुत ज़्यादा डेंजर होगा, तो कोर्ट जो है वो इसको रिमूव कर देगी. फिर ये आपका आएगा इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में. इसको ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डाइवोर्स. कौन सी इनमें से डाइवोर्स की थ्योरी नहीं है? नो फॉल्ट थ्योरी. नो फॉल्ट थ्योरी यानी जब आप बिना किसी रीज़न के
कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर देते हो, कोई आपका रीज़न नहीं होता, किसी भी पार्टी को कोई फॉल्ट नहीं होता, वैसे ही कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हो। फॉल्ट थ्योरी जब किसी पार्टी ने कुछ मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया होता है, कुछ फॉल्ट किया होता है, तब सी म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में भी आप कोर्ट में सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो जब आप दोनों ही डाइवोर्स लेना चाह रहे हो। ऑप्शन डी इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसकी बात हमने अभी करी है, ठीक है। सो इसके अंदर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जब आपका दोनों पार्टी में से किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है और आप बहुत ही अनडिजिबल ग्राउंड में डाइवोर्स की पिटीशन लेके आ रहे हो, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं होगा। सो नो फॉल्ट थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स रिलेटेड टू सपेंडा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन। सपेंडा रिलेशनशिप यानी सेम पिंड किस पे बेस्ड है? सपेंडा रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है? आपका प्रिंसिपल ऑफ एंडोगैमी। या एंडोगैमी मतलब जब आप सेम ही पिंड में शादी कर लेते हो, ठीक है, एक ही आपने गोत्र में शादी कर ली, उसे एंडोगैमी कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सोगैमी जब आप एक गोत्र की लड़की की शादी, हिंदू की शादी दूसरे गोत्र में करते हो, ठीक है, दूसरे गोत्र में करते हो एक गर्ल की शादी, ठीक है। जब आप एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी कर देते हो। प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी एक ही हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ है, उसमें। प्रिंसिपल ऑफ मोनोगैमी जब एक ही हस्बैंड है और एक ही वाइफ है, ठीक है, एक ही हस्बैंड है एक ही वाइफ है। तो हमारा सपेंडा रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है? हमारा सपेंडा रिलेशनशिप प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगैमी पे बेस्ड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि आप जो है आप सेम पिंड में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है सेम पिंड के आपस में बहन भाई माने जाते हैं मोस्टली, कि दूर दूर तक अगर हम देखेंगे तो वो हमारा भाई निकलेगा। तो इसलिए सपेंडा रिलेशनशिप हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगैमी पे बेस्ड है कि सेम पिंड में आप शादी नहीं कर सकते, आपको अलग अलग पिंड में ही शादी करनी होगी, तभी आपकी शरीर वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ द मैरिज बिटवीन सपिंडा। तो अगर सपिंडा के बीच में शादी हो रही है तो उसकी वैलिडिटी की इस क्वेश्चन में बात करी गई है। क्वेश्चन क्या है? अ मैरिज सॉलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदू हु आर सपिंडा ऑफ ईच अदर शैल बी वैलिड। दो हिंदुओं के बीच में अगर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी हुई है तो वैलिड कब मानी जाएगी? तो हिंदुओं ने सेम ही अपने पिंड में शादी कर ली, तो वैलिड कब मानी जाएगी? जब उनमें से दोनों का, ईच वन ऑफ देम यानी दोनों का कस्टम और यूजेस अलाउ कर रही होगी शादी करने के लिए, या फिर खाली एक का कस्टम अलाउ कर रहा होगा उनको शादी करने के लिए, या फिर आइदर ए और बी या फिर नाइदर ए नॉट बी। सो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? जब तक कि दोनों फैमिली के कस्टम अलाउ नहीं करते, कि अगर दोनों फैमिली के कस्टम ने अलाउ कर दिया कि आप सपेंडा रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो तो आपकी शायद शादी वैलिड मानी जाएगी। बट अगर दोनों में से किसी की भी एक के फैमिली में, एक के भी कस्टम में ये चीज़ नहीं है कि आप अपने सपेंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते हो, तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसा कंपलसरी है कि दोनों के कस्टम को देखा जाएगा सपेंडा रिलेशनशिप में शादी करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द हिंदूज एज पर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कौन कौन हिंदू है हमारा सेक्शन 2 में? कौन कौन हिंदू बताया गया है? हिंदू जो कि हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, बुद्धिज्म एंड जैन्स, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सिख एडहेरेंट टू द ऑफ सिखिज्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपका हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सारे ही आपके हिंदू में आते हैं, ये सारे आपके हिंदू ही माने जाएंगे एज पर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ground for marriage annulment. Pre-marriage pregnancy by someone other than the husband under the Hindu Marriage Act is a ground for, अगर pre-marriage pregnancy, अगर हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, अगर हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी वाइफ किसी और पर्सन सी से प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी, उसके शादी के बाद, इनकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, दोनों मैरिड है, हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी और पर्सन सी से प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर वो शादी क्या मानी जाएगी? डाइवोर्स का ग्राउंड होगा, वॉइड मैरिज का ग्राउंड होगा, या वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड होगा, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। आपकी ये वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी, ठीक है। कोर्ट अगर हस्बैंड चाहे तो कोर्ट में जाके वॉइडेबल मैरिज को वॉइड भी करा सकता है, इसकी डिग्री ले सकता है कि इस शादी को
वॉइड कर दूँ, ठीक है। बट उसको इसके जो पिटिशन है वॉइडेबल मैरिज की, वो उसको 1 साल के अंदर ही फाइल करनी होगी, शादी के 1 साल के अंदर ही उसको फाइल करना होगा, और उनके बीच में कोई भी सेक्स इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तभी वो पिटिशन आपकी वैलिड मानी जाएगी और आप कोर्ट में जाके इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, तो ये आपकी वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कब आया था हमारा? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 में और 18 में। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई 1955 को एनफोर्स हुआ था, तभी फोर्स में आया था, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन, क्या क्वेश्चन है? प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट? किस सेक्शन में ये बोला है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो भी आपकी प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में, वो इन कैमरा होनी चाहिए। इन कैमरा यानी वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, वो बिहाइंड द डोर्स होनी चाहिए, ठीक है। खाली हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होनी चाहिए और कोर्ट के बीच में पब्लिकली नहीं, कोई भी पब्लिक वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और ना ही कोई उसको प्रिंट और पब्लिश कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, जो कि आपका 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो किस सेक्शन में इसकी बात करी हुई है? आपको सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी बात करी गई है। सो सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में ही बोला गया है कि जो आपकी प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होनी चाहिए, ना ही कोई इसको प्रिंट कर सकता, ना ही कोई इसको पब्लिश कर सकता, जब तक कि कोर्ट परमिशन ना देते। नेक्स्ट, 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड। 2 पर्सन आपस में फुल ब्लड कब कहलाएंगे? जब दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, जब उनकी सेम वाइफ बाय द सेम वाइफ, जब 2 लोग आपस में किसके बेटे हो? सेम वाइफ के बेटे, ठीक है। दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, उनकी मम्मी अलग अलग हो, ठीक है। बोथ ए एंड बी या फिर टी नन ऑफ द वर्क। इसमें बोला है जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है। इनका एक बच्चा हुआ ए और दूसरा भी हुआ बी, तो ए और बी आपस में क्या है? ये आपस में फुल ब्लड है, ये आपके आपस में फुल ब्लड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के इन बच्चों के मदर भी सेम है और इन बच्चों के फादर भी सेम है, ठीक है। तो ये फुल ब्लड माने जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द लीडिंग केस ऑफ मेंटल क्रूएलिटी। मेंटल क्रूएलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केस हमारा इनमें से कौन सा है? रसल वर्सेस रसल, विलियम वर्सेस विलियम, कॉलिन वर्सेस कॉलिन, या दास्ताने वर्सेस दास्ताने। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस में क्या कहा गया था? इसमें हस्बैंड ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी जुडिशियल सेपरेशन की, कि जो उसकी वाइफ है उसको अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, ठीक है। और उसकी वाइफ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बिहेव करती है, बहुत ही ज़्यादा उसको टॉर्चर करती है, उसको रूम में लॉक कर देती है और बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहता है हस्बैंड की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इनके पहले से ही 2 चिल्ड्रन थे और जिस टाइम इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी उस टाइम पे इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो इसमें आपका कॉन्डोनेशन में ये क्लॉज आ जाता है कि जब आपने कॉन्डोनेशन में आपने अपनी वाइफ को माफ़ कर दिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पिटीशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये आपका एक एक्सेप्शन में आ गया था मेंटल क्रूएलिटी के, ठीक है। तो ये दास्ताने वर्सेस दास्ताने आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेंटल क्रूएलिटी के ऊपर। नेक्स्ट, हु बेयर द बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर रीजनेबल एक्सक्यूज। यहाँ पे आपके बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करिए सेक्शन 9, जो कि बात करता है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या बोला है? कौन प्रूफ करेगा? ये किसके ऊपर होता है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ? ए, इंडिविजुअल हु हैज इनिशिएटेड द लीगल एक्शन यानी पिटिशनर प्रूफ करेगा, पर्सन हु हैज सीज्ड कोहैबिटेशन विद द इनिशिएटर यानी रिस्पोंडेंट प्रूफ करेगा, द प्रोगेनिटर्स ऑफ द इन्वॉल्व पार्टी यानी पेरेंट्स प्रूफ करेंगे, या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बेसिकली क्या होता है? पिटिशनर को ही प्रूफ करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मोस्ट ऑफ द केसेस में पिटिशनर के ऊपर ही होता है, उसको प्रूफ करना होता है। बट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में
ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका रिस्पोंडेंट के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आपका रिस्पोंडेंट के ऊपर ही होता है, उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पिटिशनर को छोड़कर क्यों गया है, ठीक है। तो ये चीज़ उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। जब कोई भी पर्सन विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा, कोई ना चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि आपने क्यों विदड्रॉ करा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिजर्शन पीरियड, मिनिमम पीरियड फॉर द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन क्या होता है? जब आप अपने मैरिटल ड्यूटीज को रोक देते हो, परफॉर्म नहीं करते हो, टू स्टॉप परफॉर्मिंग मैरिटल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो डिजर्शन का पीरियड क्या दे रखा है इसमें? 3 years, 4 years, 2 years और 6 years। तो ऑप्शन सी यानी 2 years इज द करेक्ट आंसर। तो 2 years का टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। अगर आप 2 साल तक गायब हो, कोई भी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को, कॉन्जुगल ड्यूटीज को पूरी नहीं कर रहे हो, तो 2 साल तक, यहाँ पर टाइम पीरियड आपका 2 साल तक का होता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन डिजर्शन की पिटीशन ला सकता है कि मेरा हस्बैंड मुझे 2 साल से छोड़ के गया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे 2 years का टाइम मैंडेटरी है, 2 साल हो जाने चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, कस्टडी कंसिडरेशन, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना है। क्वेश्चन है, द कोर्ट कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, एक चाइल्ड की कस्टडी देने से पहले कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा? एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट को समझने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need online and offline classes, please contact the number mentioned below. And if you need notes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.